हेलो हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि अब बीपीएससी सुपर टेट का सिलेबस दे चुका है और इस सिलेबस में 1 to 12 के सिलेबस आ चुके हैं, वो जनरल स्टडीज के हों या सब्जेक्ट वाइज हों। इसी संदर्भ में मैं सब्जेक्ट वाइज और जो हिंदी साहित्य है इसके सिलेबस की बात करूंगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने सब्जेक्ट के टीचर हैं सब अनुभवी हैं और सब 7 से 8 साल 8 साल से 9 साल के आसपास सभी कहीं ना कहीं पढ़ा चुके हैं और यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। और सिलेबस सब्जेक्ट की बात की जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट में खुद मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और अदर जगह इंस्टीट्यूट में जैसे दिल्ली और जयपुर की बात की जाए तो वहाँ भी मैं पीजीटी लेवल का सिलेबस पढ़ाते रहा हूं और इसलिए ये अनुभव है कि आप लोगों को पीजीटी में क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या सेक्शन होगा, किस तरह के नेचर होंगे प्रश्नों का, इस अनुभव के साथ हम लोग आ रहे हैं आपके सामने। और हम लोगों की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प करें और बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा और टॉपिक वाइज डिस्कशन के बाद हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी चीजों को ऑर्गेनाइज वे में आप उसको ऑर्गेनाइज करें और आगे बढ़ें। चलिए, इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा हिंदी साहित्य के सिलेबस का और इसके पैटर्न का जो बीपीएससी सुपर टेट 11, 12 या 9, 10 में आने वाला है। 11, 12 की बेसिकली बात की जाए तो 11, 12 यानी पीजीटी जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर में सब्जेक्ट से आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न जो होंगे आपके पीजी लेवल के होंगे। ध्यान रखेंगे ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के होंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल भी होगा। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा हिंदी साहित्य का। और हिंदी साहित्य को हमने 2 खंडों में बांटा है और 2 खंड में बांट करके इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि यह कंटेंट क्या है और क्या हमको पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करनी है। तो चलिए, इसके पहले खंड की बात करें तो खंड क में हमने हिंदी साहित्य और उसका हिंदी भाषा और उसके विकास को रखा है और इसके साथ हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास की बात करेंगे। तो यहां देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हिंदी भाषा और उसके विकास में अलग अलग टॉपिक होंगे जहां से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं और बनने की संभावना ज्यादा है। पहला टॉपिक होगा अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध। इसका तात्पर्य है कि अपभ्रंश, औहट का विकास, पुरानी हिंदी का विकास और इनमें तीनों में क्या अंतर संबंध है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ब्रज भाषा का उद्भव और विकास, इसके बाद अवधी भाषा का उद्भव विकास, यानी ब्रज भाषा के उद्भव में क्या परिस्थितियां थी और क्यों इसका यह साहित्यिक रूप लिया, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसी संदर्भ में अवध क्षेत्र में अवधी भाषा के उदय की क्या परिस्थितियां थी, इसको समझेंगे। इसके बाद जब राष्ट्रभाषा यानी जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमने भाषा को कैसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया और उस राष्ट्रभाषा का मानकीकरण कैसे हुआ। इसी संदर्भ में अगला जो सब टॉपिक होगा वो लिपियां होंगी, लिपि को समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी की बोलियां और उनका वर्गीकरण तथा क्षेत्र, इसका तात्पर्य है कि हिंदी की बोली जो है यह किस किस क्षेत्र में किस तरह की बोली है और उसका वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी आप सबको पता है कि बोली जो होती है ये क्षेत्रीय लेवल पर होती है और क्षेत्रीय बोलियां विस्तृत होकर के यानी साहित्यिक आयाम जब मिलता है तो वो उसका मानकीकरण होता है और वो भाषा बन जाती है। फिर भाषा विकृत होकर के बोली बनती है। इस संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भाषा का मानकीकरण, यानी जब वही बोली भाषा बनती है, साहित्यिक भाषा बनती है, तो क्या संदर्भ होता है। यानी अब यहां समझेंगे कि उसका व्याकरण कैसे विकसित होता है और उसके साहित्यिक रचनाएं कैसे लिखी जाती हैं। इस संदर्भ को हम लोग मानकीकरण में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा
नेक्स्ट और सब टॉपिक जो होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के लेखन की प्रवृत्ति, उनकी विशेषता को समझेंगे। इनके प्रमुख ग्रंथ, साहित्यिक केंद्र और संस्थाएं एवं पत्र पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से प्रश्न बनने की मैक्सिमम संभावना होती है, इसको समझेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, यानी क्या परिस्थितियां थी 700 के आसपास, यानी 700 से लेके 1000 के आसपास, कि हमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन करना पड़ा, और उसके लिए परिस्थिति क्या जिम्मेवार थी, कैसी थी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी संदर्भ में हमने आदि काल के, यानी इसी काल विभाजन को हमने बांट करके रखा है। पहला काल विभाजन होगा आदि काल, जिसका समय पीरियड होगा 700 से लेकर के 1350। 1350 के परिस्थिति को, पृष्ठभूमि को समझेंगे, और वहीं पे समझेंगे हिंदी साहित्य का आरंभ कब और कैसे, किस परिस्थिति में आरंभ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी संदर्भ में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, और इसमें अमीर खुसरो और विद्यापति के कंटेंट को समझेंगे, उनकी पदावलियों को समझेंगे, लौकिक साहित्य को समझेंगे। और दूसरा कालखंड होगा भक्ति काल। भक्ति काल का समय पीरियड की बात करूं तो ये 1350 से 1650 का समय है, और आपको पता है यह पीरियड जो है आप सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल का पीरियड है, जो केंद्रीकृत सत्ता है, और केंद्रीकृत सत्ता में वो शांति व्यवस्था स्थापित है, जिसके वजह से वहां का मानव जो है यह भक्ति कर रहा है, ईश्वर की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। और इसी संदर्भ में समझेंगे भक्ति आंदोलन का उदय, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसके अलावा निर्गुण और सगुण की परंपराएं। निर्गुण यानी निराकार ईश्वर की बात करेंगे, साकार ईश्वर की बात करेंगे, और इनकी धाराओं की बात करेंगे। कहने का अर्थ है कि भक्ति काल दो धाराओं में चलती है, निर्गुण और सगुण। और निर्गुण की बात की जाए तो एक प्रेमाशयी धारा, जिसके प्रमुख कवि कबीर हो जाते हैं, और दूसरा हो जाता है ज्ञानाशयी धारा। ज्ञानाशयी धारा और प्रेमाशयी धारा को समझने की कोशिश करेंगे। और सगुन में दो धाराएं चलती है, जिसको राम काव्य और कृष्ण काव्य कहते हैं। इनके प्रवृत्ति को और इनके विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी संदर्भ में हमने अलग अलग भक्ति काल के कालखंडों को बांट दिया है, जिसमें संत काव्य है। संत काव्य के वैचारिक अभिव्यक्ति यानी संत काव्य का तात्पर्य है निर्गुण ज्ञानाशयी धारा से। निर्गुण ज्ञानाशयी धारा में आप देखेंगे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल रैदास और इनके विशेषताओं को समझेंगे। और दूसरा जो खंड होगा वो कृष्ण काव्य धारा होगा, इनकी विशेषता, और विशेषता के साथ साथ अष्ट छाप के कवियों को समझेंगे। अष्ट छाप का अर्थ है कि इनको अष्ट छाप में जो सूरदास है, इनको अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। इसके संदर्भ में इनके विशेषता को हम लोग समझेंगे मीरा और रसकान के साथ। फिर दूसरा कालखंड आता है जिसको हम राम काव्य कहते हैं। राम काव्य को सगुण काव्य धारा के कवि धारा माना जाता है, और इसके प्रमुख कवि आप सबको पता है कि तुलसीदास हैं। इनके प्रवृत्ति को समझेंगे। सूफी काव्य के प्रवृत्ति को समझेंगे, और सूफी के साथ आप नेक्स्ट जो कालखंड है वह कालखंड हो जाता है रीति काल, जिसका समय है 1650 से 1850। 1650 और 1850 के बीच का जो है यह औपनिवेशिक सत्ता का काल है, और इसमें सामाजिक परंपराएं बदलती हैं, सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, जिसके हिसाब से साहित्यिक रचनाएं भी बदल जाती हैं। इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आधुनिक काल में गद्य का विकास और उद्भव, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आधुनिक काल का इतिहास जो है, आधुनिक काल का साहित्य जो है, यह भारतेंदु युग से शुरू होता है। तो इनके प्रवृत्ति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य और 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करेंगे। भारतेंदु मंडल को समझने की कोशिश करेंगे, इनके उत्तरार्ध और हिंदी की पत्रिकाएं। इसके बाद द्विवेदी युग में नवजागरण, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इन पत्रिकाओं की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है, ये समझेंगे। इसके बाद
छायावाद और नवजागरण चिंतन। नवजागरण चिंतन जिसका काल पीरियड 1918 से 1936 का होता है, इनके प्रवृत्ति को समझेंगे। और इनको आप देखेंगे आधुनिक काल के अलग अलग खंडों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है और साठोत्तरी कविता है, यानी 60 के दशक में लिखी जाने वाली कविता। और उसके बाद समकालीन कविता यानी 1980 से लेकर के आज तक के कविताओं के संदर्भ को समझेंगे, जिसको हम समकालीन कविता कहते हैं। दूसरे खंड की बात करें, दूसरे खंड में आप देखेंगे कि यह गद्य खंड है। हिंदी साहित्य में आप देखेंगे हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, यानी प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवृत्ति प्रमुख उपन्यासकारों की बात की जाएगी। हिंदी कहानी में देखेंगे कि 20वीं सदी में हिंदी कहानी और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे, आंदोलन की बात करेंगे। हिंदी नाटक की बात की जाएगी, जिसमें हिंदी नाटक, रंगमंच, विकास के चरण, प्रमुख नाटक और हिंदी एकांकी की बात की जाएगी। निबंध की बात की जाए तो यहाँ निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आलोचना, हिंदी आलोचना से संबंधित जो भी रचनाकार हैं उनके प्रवृत्ति को समझेंगे और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना होती है। लास्ट टॉपिक जो होगा हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, यानी इसमें रेखाचित्र, स्मरण, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा के साथ जीवनी के संदर्भ को समझेंगे, जहां से मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना होती है। ध्यान रखें, यह सारे टॉपिक जो हैं ये हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के खंड से हैं, जो मैक्सिमम यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वह एमसीक्यू प्रश्न जो होंगे आप देखेंगे नेट जेआरएफ का जो लेवल होता है उस लेवल का, क्योंकि लेवल बीपीएससी जब ले रही है तो लेवल कम नहीं होगा। और इस पैटर्न को पढ़ाने का अनुभव है हम लोगों के पास, मेरे पास खुद मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूं। और इसके साथ ही पीजीटी जो सेंट्रल एजुकेशन की बात की जाए, यानी केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए, नवोदय विद्यालय की बात की जाए या पीजीटी लेवल की बात की जाए, तो वो भी पढ़ाने का काफी अनुभव रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ से आपको अच्छे कंटेंट देंगे और कंटेंट के साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ें, हमारे संस्था से जुड़ें और मैक्सिमम लाभ उठाएं। चलिए फिर मिलते हैं कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।